Hello students, as you all know that we are discussing laws of perceptual organization कि किस तरह से हमारे चारों तरफ जो हमारे environment में विभिन्न उद्दीपक होते हैं या स्टिमुली होते हैं उनको किस तरह से हमारा brain जो है वो patterns उनके तैयार करता है, उनकी grouping करता है so that it is simple for us to understand those things. So there are certain laws under which the brain works to form those patterns or those groups for us so that we can understand the things easily. So they are known as laws of perceptual organization. And in this topic we had discussed law of figure and background where we discussed कि किस तरह से कुछ चीज़ें फिगर बन जाती हैं और कुछ जो है बैकग्राउंड की तरह हमें दिखाई देती हैं बिकॉज देर इज़ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन टू एंड फिगर जो है क्लियर होता है एंड बैकग्राउंड जो है उतना क्लियर नहीं होता, उसकी कोई ज़्यादा शेप नहीं होती. इस तरह से हमने चीज़ें डिस्कस की थी. और इसी में एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि किस तरह से समटाइम्स अगर फिगर जो है बहुत क्लियर नहीं है, फिगर एंड बैकग्राउंड की जो डिफ्रेंसिएशन है बहुत क्लियर नहीं है, तो कई बार फिगर हमें बैकग्राउंड लगता है और बैकग्राउंड हमें फिगर लगता है एंड वाइस वर्सा. इस तरह से होता रहता है. तो उसका एक एग्जांपल यहाँ और दिखाती हूँ, हालांकि मैंने पहले भी आपको दिखाए थे पिक्चर्स. सो हेयर इज़ अनदर पिक्चर फॉर दैट एंड हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो फ्लावर वेस है, समटाइम्स ये फ्लावर वेस हमें दिखाई दे रहा है और ब्लैक पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है. एंड समटाइम्स व्हाट वी सी आर द टू ब्लैक फेसेस और मतलब ब्लैक फिगर्स हैं और वाइट बैकग्राउंड है पीछे. तो इस तरह से रिवर्सल ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड भी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना हो दोनों चीज़ों के बीच में, जहाँ बहुत ज़्यादा उनमें फ़र्क जो है वो ठीक से ना दिखाई दे, तो वहाँ इस तरह की कन्फ्यूजन भी होती है. तो नाउ देर आर सम मोर लॉज ऑल्सो which are also known as laws of grouping or gestalt factors of perception. तो अगर पूछ लिया जाए कि लॉज ऑफ ग्रुपिंग डिस्कस करो या गेस्टॉल्ट फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन डिस्कस करो या लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करो, तो ये एक ही बात है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दैट. एंड लॉज ऑफ ग्रुपिंग मीन्स कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है ग्रुप्स बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली. और गेस्टॉल्ट फैक्टर्स भी वही हो गए. गेस्टॉल्ट का जो मतलब है, इट्स अ जर्मन वर्ड, इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न्स और फॉर्म्स, डिफरेंट आकृतियाँ, डिफरेंट पैटर्न्स या नमूने किस तरह से चीज़ों के बनते हैं हमारे चारों तरफ. तो and I have told you about the Gestalt psychologists also who found this concept which is known as Gestalt or which is the psychologists are known as Gestalt psychologists or Gestaltists. And उसमें मैंने नाम लिया था वर्दाइमर, कोहलर एंड कॉफका एट्सेट्रा. You can review your previous notes. Then we talk about these laws or principles. So in that context, the first law or principle is law of सिमिलैरिटी. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी सेज कि जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं. कहीं ना कहीं जहाँ उनमें कॉमन कैरेक्टर होता है तो हमारा ब्रेन उनको जो है वो एक ग्रुप के रूप में परसीव करता है, एक ग्रुप के रूप में हमें दिखाता है. जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. शो यू अ फिगर. Here you can see that how we perceive them. I'm sure you perceive them as columns of crosses and circles, crosses and circles like that. Okay, why? Because crosses जो हैं वो एक जैसे हैं तो उनका एक ग्रुप बन गया. ये circles एक जैसे हैं, एक ग्रुप बन गया. तो we say that this figure has columns of crosses and circles like this. अगर हम इसको इस तरह से कर दें, मान लो इस तरह का होता है ये फिगर, तो अब ये सिमिलर जो है इधर को आ गए तो हम बोलते देयर आर रोज ऑफ क्रॉसेस एंड सर्कल्स, क्रॉसेस एंड सर्कल्स लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ सिमिलैरिटी जो है वर्क करता है. सिमिलर चीज़ों का एक ग्रुप जो है वो हमारा ब्रेन बना देता है. उसी तरह से अगर एक और फिगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक सर्कल्स, वाइट सर्कल्स, ब्लैक सर्कल्स, वाइट सर्कल्स. तो हम किस तरह से देख रहे हैं इसको? देर आर कॉलम्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट सर्कल्स.
Similarly, if we rotate the figure like this, then we can say they're horizontally, now they are arranged horizontally, तो हम बोल सकते हैं there are rows of black and white circles like this. So this is the law of similarity. Then second law is law of proximity. Law of proximity कहता है कि जो स्टिमुली या जो उद्दीपक हमारे एनवायरनमेंट में एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, क्लोज लोकेटेड होते हैं, क्लोज सिचुएटेड होते हैं, तो उनको हम एक यूनिट के रूप में या एक ग्रुप के रूप में देखते हैं. उनको हम इकट्ठा, हमारा ब्रेन जो है इकट्ठा उनकी ग्रुपिंग कर देता है. किस तरह से? लाइक दिस. नाउ यू सी दिस फिगर. अब यहाँ पे ये क्या है कि ये चार छोटे छोटे स्क्वायर्स का एक ग्रुप है ना. तो ये नज़दीक है एक ग्रुप, ये नज़दीक है 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से इतने सारे ग्रुप्स जो हैं वो, लेकिन हम उसको अलग अलग गिनेंगे ना. ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है. इस तरह से हम जितने भी ये यूनिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 16 यूनिट्स हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर 16 यूनिट्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स. ठीक है. बट व्हाट अबाउट हियर? अब इन्हीं को अगर हमने और नज़दीक कर दिया तो हम बोलेंगे दिस इज वन बिग यूनिट ऑफ दीज स्क्वायर्स. ठीक है. जिसमें कि हर उसमें यूनिट में 4 थे और 16 यूनिट्स थे, तो 64 स्क्वायर्स का एक यूनिट बन गया. बिकॉज अब ये और नज़दीक आ गए तो इनको पूरा का पूरा हम एक परसीव कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप्स के रूप में. तो जो चीज़ें आपस में नज़दीक होती हैं उनको हमारा ब्रेन एक ग्रुप के रूप में परसीव करता है. दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, या इसको बोलेंगे समीपता का नियम, इसको बोलेंगे समानता का नियम. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम. उसी तरीके से इसका एक और अगर एग्जाम्पलरी फिगर देखें हम, तो ये यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, दे आर दीज लाइंस आर क्लोज टुगेदर. ये तो हमने जब इसको देखा तो हमारे ब्रेन ने हमें क्या दिखाया, क्या हमने इसको परसीव किया? देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 2 लाइंस ईच. अगर उसकी जगह इस तरह से ये लाइंस एक यहाँ होती, एक यहाँ होती, एक यहाँ होती, ऐसे डिस्टेंस में होती, तो हम इसको ग्रुप नहीं हम बोलते. देयर आर 6 लाइंस या देयर आर इतने लाइंस. ठीक है. तो बिकॉज ये क्लोज है तो हम बोलेंगे देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 lines having 2 lines each. ठीक है. तो this is law of proximity. This is what is meant by law of proximity. Then a third law is law of continuity. Law of continuity says कि जितना भी हो सके हमारा ब्रेन जो है चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी में हमें दिखाता है, उसमें ब्रेक्स नहीं दिखाता. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें चीज़ों को निरंतरता में दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी में दिखाता है. दिस इज़ नोन एज निरंतरता का नियम. अब इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आई शो यू अ फिगर. लुक एट दिस फिगर. हियर there is a circle and these 2 lines. Okay, so the most probable perception of this figure is कि there is one line crossing through this circle or this kind of ball like structure. Okay, rather than हम इस तरह से इसको कम ही चांसेस हैं कि इस तरह से देखें कि एक लाइन है यहाँ तक, दूसरी जो है यहाँ से निकल रही, एक इसके इधर से इधर को आ रही है, एक इधर से इधर को आ रही. बल्कि क्या जो है हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स परसेप्शन का क्या है कि एक लाइन है विच इज़ क्रॉसिंग थ्रू दिस. तो कॉन्टिन्यूटी में ये ब्रोकन की बजाय ये नहीं, हमें परसेप्शन जो है ये होने के चांसेस बहुत कम है कि ये जो है एक लाइन है यहाँ टूट गई, फिर एक बॉल आ गया, फिर यहाँ से दूसरी शुरू हुई यहाँ. तो दिस इज़ लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि हमारा ब्रेन जो है वो जितना भी हो सके चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी में दिखाता है. अगर कोई लाइन है विच इज़ ब्रोकन या कोई चीज़ें एक रो में हैं तो उनको हम कॉन्टिन्यूटी में ही देखने की कोशिश करता है हमारा ब्रेन, या दिखाता है हमें कॉन्टिन्यूटी में. वन मोर फिगर आई विल शो यू लाइक दिस. दिस इज़ अ पैटर्न. नाउ व्हाट वी सी, हाउ वी परसीव दिस, कैसे हम परसीव कर पा रहे हैं इसको कि ये कुछ एक इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है विच इज़ गोइंग टिल हेयर डी.
हालांकि इसी तरह के ये सर्कल्स इधर बी भी है, इधर ए भी है, लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं परसीव किया कि ये यहाँ से इधर मुड़ जाएगा, ये यहाँ से इधर, बल्कि सीधा परसीव किया। ये वाली ऑप्शंस हमने दोनों चूज़ की रादर देन इधर को मुड़ने के या इसकी तरफ मुड़ने के। तो दिस इज बिकॉज द प्रिंसिपल और द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज वर्किंग। देन लॉ ऑफ क्लोजर। नाउ लॉ ऑफ क्लोजर सेज कि it is the tendency of our brain to prefer closed figures rather than fragmented or unconnected figures or lines. तो अगर हम हमारा जो इसको बोलते हैं पूर्ति का नियम। अब लॉ ऑफ क्लोजर या पूर्ति का नियम क्या बताता है कि जहाँ पे कुछ अगर ब्रोकन भी है कोई फिगर्स, तो हमारा ब्रेन उनको, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का भी प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, तो उसको हमारा ब्रेन जो है वो ब्रोकन नहीं दिखाता, उसको बंद करके या मिसिंग जो डिटेल्स होती हैं उस आकृति की या उस फिगर की, उसको वो बंद करके दिखाता है, उसको वो टूटा हुआ नहीं दिखाता। मतलब वी कैन मेक आउट कि ये क्या फिगर है। ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है उसको क्लोज करके हमें दिखाता है उन गैप्स को, इफ देयर आर गैप्स इन सम फॉर्म। कैसे? नाउ यू कैन सी दिस figure here. This is a circle which is having small gaps in between. Okay, it's not a continuous line which is drawing the circle, बल्कि थोड़े थोड़े गैप्स हैं, लेकिन हमें ये सर्कल दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि ये एक सर्कल है या बॉल शेप का आकृति है। हमें ये टूटे हुए पे हम फोकस नहीं कर रहे हमारा ब्रेन, बल्कि कॉन्टिन्यूटी में इसको क्लोज कर रहा है। एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, वेयर वी कैन सी द थिंग्स इन कॉन्टिन्यूटी, और जिसको कहते हैं कि हमें क्लोज आकृति इसकी दिखाई दे रही है। आई विल शो यू सम मोर diagrams for it. Suppose here also we can see ये जो है missing है, ये यहाँ इतना piece, लेकिन फिर भी we can see we'll say it's in the form of circle. And similarly here we can see it कि ये, what is it? This is an alphabet which is W, and here though it's not completely closed, but our brain is closing it for us and it's showing us that it is, we are understanding it, that it is M. Okay, similarly here in this figure there are gaps, there are small spaces left, but still we perceive it as a dog. Okay, so this is how things work for us, and this principle is known as law of closure. Then law of symmetry. Law of symmetry कहता है कि जितना भी हो सके हमारा जो ब्रेन है वो हमें चीज़ों को बैलेंस्ड तरीके से दिखाना पसंद करता है। जितना हो सके, जितना भी पॉसिबल हो, उनमें से सिमेट्री को या अच्छे फिगर को, अच्छे फॉर्म को, जो बेस्ट पैटर्न हमारा उन चीज़ों से बन सकता है, वो हमें दिखाता है। और इसी की वजह से जो अच्छी सिमेट्री होती है, जो अच्छे फिगर्स होते हैं, अच्छी फॉर्म्स होती हैं, वो हम इजीली उसको परसीव कर सकते हैं रादर देन जो थोड़े मेसी होते हैं या थोड़े डिस्टॉर्टेड से फिगर्स होते हैं। तो लॉ ऑफ सिमेट्री या उसका सुंदरता का नियम जो है वो ये कहता है कि जो भी है, जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं, जो भी पैटर्न्स हमारे अराउंड हैं, उनमें से जो बेस्ट सिमेट्री बनती है वो हमें ब्रेन हमारा परसीव करवाता है। और इसी वजह से जो भी अच्छे फिगर्स होते हैं उनको वो जल्दी से परसीव कर लेता है या जल्दी से उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सर्कल है और इस तरीके का डिस्टॉर्टेड सा फिगर है। तो ये हमें देखने में आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा है फाइंड आउट करना, रादर देन दिस कि ये क्या है। तो इस तरह से लॉ ऑफ सिमेट्री जो होता है या वो वर्क करता है कि जो भी जितना भी पॉसिबल हो अच्छे फिगर्स ही हमें बना के दिखाता है हमारा ब्रेन, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो,
ना। अगर पॉसिबिलिटी है कि उस पैटर्न में से जो हमारे चारों तरफ की चीज़ें उनमें से, या जो बिखरे हुए स्टिमुली हैं उनमें से जो बेस्ट सिमेट्री बन सकती है वो हमें वो दिखाता है। एंड इसीलिए हम इस तरह के फिगर्स को ज़्यादा अच्छे से परसीव कर पाते हैं, क्लियरली कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं, रादर देन इस तरह के फिगर्स। देन ओके, देन लॉ ऑफ कॉमन फेट या समान नियति का नियम। अब समान नियति का नियम क्या बोलता है कि अगर जो स्टिमुली हैं या एलिमेंट्स हैं जिनमें गति है और वो सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो उनको भी एक ग्रुप के रूप में, एक कैटेगरी, अलग कैटेगरी के रूप में या ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में हमें परसेप्शन होती है। कैसे? जैसे मान लो एक ग्रुप है लोगों का, 6-7 लोग हैं, वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, है ना, तो दैट विल फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप। हम उसको बोलेंगे कि ये ग्रुप है जो कि फलानी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। और अगर कोई और ग्रुप है, मान लो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, उसमें कुछ लोग नॉर्थ की तरफ दौड़ रहे हैं, कुछ जो है ईस्ट की तरफ दौड़ रहे हैं, कुछ वेस्ट की तरफ, तो वो अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो लॉ ऑफ कॉमन फेट यही कहता है कि जो गति की जो डायरेक्शन होती है उसके बेसिस पर भी लोगों का, स्टिमुली का या उद्दीपकों का या हमारे चारों तरफ के एलिमेंट्स का ग्रुप जो है वो हमें समझ में आता है या दिखाई देता है। उसी तरह से पक्षी, अगर जो है आसमान में आप देखें, कुछ पक्षी एक डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ उड़ रहे हैं, तो वो जो है उस तरह से ग्रुप बन जाएगा कि जो एक डायरेक्शन में उड़ रहे हैं उनको हमने एक ग्रुप मान लिया, दूसरे डायरेक्शन में जो उड़ रहे हैं उनको दूसरा ग्रुप मान लिया। तो इस तरह से लॉ ऑफ कॉमन फेट जो है वो काम करता है। देन इज लॉ ऑफ इंक्लूजन, या इसको हिंदी में बोलेंगे समावेशन का नियम। अब समावेशन का नियम हमें ये बोलता है कि जो चीज़ें क्लियर होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड नहीं होती, एक दूसरे के साथ उलझी हुई नहीं होती, उनका परसेप्शन हमें जल्दी और अच्छी तरह से होता है, रादर देन जो एक दूसरे में के साथ घुली मिली होती हैं या एक दूसरे के साथ जो उलझी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर दीज 2 फिगर्स। यहाँ पर ये जब हम देखते हैं तो थोड़ा हमें सोचना पड़ता है कि ओके, दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ ट्रायंगल, बट हियर इफ़ यू सी दिस triangle, it is very clear that it's a triangle because it is clear, it is separate, it is not entangled with any other figure, so it's easy for us to perceive it. तो अब इसका जो, ये तो हमने विजुअल एक एग्जांपल लिया। सपोज अगर हम साउंड को मानकर चलें कि साउंड का जो स्टिमुलस है, साउंड का जो उद्दीपक है, उसको अगर हम मान के चलें तो लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, और हो सकता है आपके पीछे से भी कोई आपको आवाज़ लगाए या कुछ और कोई नॉइज़ हो, तो उस नॉइज़ के बीच में मेरी आवाज़ जो है वो दोनों चीज़ें इंटरमिंगल होकर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन अगर पिन ड्रॉप साइलेंस है, सिर्फ आप मुझे ही सुन पा रहे हैं, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू understand or perceive what I am saying to you. So this is what is law of inclusion. Then law of contrast. Law of contrast जो है वो ये बोलता है कि अगर जो है जो उद्दीपक है वो इस तरह से स्थित है कि कॉन्ट्रास्ट है, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक दूसरे में। कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे में डिफरेंस है, जिसको कि बहुत अच्छे से हम नोटिस कर सकते हैं। तो देन डिफ्रेंशिएट करना जो है वो इजी हो जाता है। अगर सिमिलर सी चीज़ें, जैसे हम फिगर एंड बैकग्राउंड की भी बात कर रहे थे, तो फिगर और बैकग्राउंड में अगर अच्छे से कॉन्ट्रास्ट है तो फिगर क्या है और बैकग्राउंड क्या है वो हमें बड़े अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन अगर दोनों में एक जैसे ही चीज़ें हैं तो हमें फिर कन्फ्यूजन होता है, और फिर हमने फिगर उत्क्रमण या फिगर रिवर्सल जो है उसकी बात हमने की थी कि फिर हमें वो उस तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है।
तो उसी तरह से अगर कोई मान लो कोई आकृति आपको दिखाई दे रही है, वो ब्राइट कलर की है, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत ब्राइट है, तो वो बहुत ज़्यादा हमें डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है वो ब्राइट नहीं लगेगा, बिकॉज उसका पीछे का भी बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है। ठीक है, जैसे कोई बात कर रहा है और उसी इंटेंसिटी से सिमिलर उससे कोई पीछे से शोर हो रहा है, तो वो क्लियर नहीं सुनाई देगा आपको, ठीक से नहीं सुनाई देगा ना, ज़्यादा उसमें डिफ्रेंसिएशन पता नहीं चलेगा, चाहे वो पहले वाला कितनी भी ज़ोर से बोल रहा है। लेकिन अगर पीछे की नॉइजेस भी उतने ही मिलते जुलते इंटेंसिटी के हैं तो बहुत क्लैरिटी नहीं होगी। तो कुछ उसी तरीके की बात है लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और जहाँ पे अगर एक बहुत ज़ोर की आवाज़ है, दूसरी नॉइज़ जो है वो इतना ज़्यादा ज़ोर का नहीं है, तो यू आर एबल टू मेक आउट कि जो ज़ोर वाली आवाज़ है, जो लाउड आवाज़ है, वो आप क्लियरली उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, क्लियरली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसी तरह से एक फिगर इसमें अगर मैं दिखाऊं तो कंट्रास्ट का किस तरह से इफेक्ट होता है। इफ़ यू सी दीज टू फिगर्स, अब यहाँ क्या है, देयर इज अ सर्कल एंड देयर आर सर्कल्स अराउंड इट। ओके, तो यहाँ क्या लग रहा है कि ये जो सर्कल है इट इज़ बिग एंड दीज आर स्मॉल इन साइज। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या लग रहा है कि दीज सर्कल्स आर बिग एंड द सेंट्रल सर्कल इज स्मॉल। तो वाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन देयर साइज। यहाँ पर भी साइज में डिफरेंस है, ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटे हैं, यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है। अब असलियत क्या है कि ये वाला यहाँ बड़ा लग रहा है और यहाँ ये छोटा लग रहा है, ये सर्कल। लेकिन द ट्रूथ इज़ ये दोनों सर्कल एक ही हैं, बराबर हैं, पर यहाँ ये बड़ा या यहाँ ये छोटा क्यों लग रहा है कि इसके साथ यहाँ पर छोटे हैं इससे, इसलिए ये बड़ा लग रहा है, और यहाँ पर ये बड़े हैं इसलिए ये छोटा लग रहा है। तो दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट वर्क्स, कि डिपेंड करता है कि उसके आसपास की चीज़ें कैसी हैं, आसपास के स्टिमुली कैसे हैं, उस हिसाब से उस स्टिमुलस का परसेप्शन होता है। तो these are different laws of perceptual organization. These are some of the important laws of perceptual organization. Books में हो सकता है कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा भी हों, but you don't need to go to that detail. And if you do these well, it's more than enough for you. And इनके सारे लॉज के साथ आपको फिगर्स भी बनाने हैं, तो आपकी बुक्स में भी फिगर्स हैं, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। कुछ मैंने जो यहाँ दिखाए हैं, these you can use so that these are self-explanatory, and whenever they come in exams you have to draw figures also to illustrate them. So this is all about law of perceptual organization, कि किस तरह से हम चीज़ों को अपने चारों तरफ देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सो दैट समझना जो है वो आसान हो जाता है, और हमारा ब्रेन जो है उसमें हेल्प करता है, और चीज़ों को अलग अलग क्राइटेरिया, कभी सिमिलैरिटी के बेस पे, कभी नज़दीक होने की वजह से या प्रॉक्सिमिटी, समीपता की वजह से, कभी कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता के बेस पे, कभी पूर्ति या क्लोजर के बेस पे, कभी सिमेट्री के बेस पे, कभी कॉमन फेट के बेस पे, कभी इंक्लूजन के बेस पे, और कभी कॉन्ट्रास्ट के बेस पे, किस तरह से चीज़ों को हमें दिखाता है, किस तरह से उनकी ग्रुपिंग करता है। Okay, thank you enough. It's all for this video, and put your attendance in the comment box.